नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्वान साथियों, मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में मिलता कुछ नहीं, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी क्रम में आज अपना जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी से संबंधित। पिछली कक्षा में हमने गरीबी से संबंधित अध्ययन किया था। गरीबी से संबंधित जो भी कंसेप्ट थे, जो भी पॉइंट्स थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, सारे अपन ने बहुत ही ब्रॉडबैंडली कवर करते हुए हर एक कंसेप्ट को अच्छे से एनालाइज करते हुए अपन ने गरीबी के बारे में अध्ययन किया था। 4-5 दिन किसी अर्जेंट काम होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका, क्लास नहीं ले सके। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी से रिलेटेड। हर एक एग्जाम में बेरोजगारी से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर अपन विस्तृत विश्लेषण करते हुए हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बेरोजगारी। विद्वान साथियों, 1947 को जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की मेजर प्रॉब्लम रही है। साथ ही पॉपुलेशन, जनसंख्या तो है ही है, और दोनों का जो मूलभूत कारण है वो भी जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी और गरीबी। विद्वान साथियों, गरीबी के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित की गई, कई प्रकार की कमेटियां बनाकर गरीबी के मापन से संबंधित जो भी तथ्य थे उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज जो बेरोजगारी से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने 1947 के बाद में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई, विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए, जैसे नरेगा इनमें से एक मेजर है, मुख्य कार्यक्रम है। तो बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी का माप कैसे, किस आधार पर किया जाता है, और इसके अलावा बेरोजगारी के संदर्भ में या बेरोजगारी को कम करने के लिए या दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कब कब क्या क्या प्रयास किए गए, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्न कहाँ कहाँ से कवर होते हैं उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, श्रम शक्ति का वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की क्षमता व इच्छा है लेकिन प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं है, बेरोजगारी कहलाती है, तथा इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। श्रम शक्ति का वह हिस्सा, श्रम शक्ति यानी वो व्यक्ति जो कार्य कर सकता है। आगे श्रम शक्ति को अपन डिफाइन करेंगे कि श्रम शक्ति में किसको इंक्लूड करते हैं, कौन व्यक्ति किस उम्र से किस उम्र तक का व्यक्ति जो है वो काम करने के लायक होता है या उसको इंक्लूड किया जाता है श्रम शक्ति में, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, कैपेसिटी होती है काम करने की, लेकिन प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। प्रचलित कीमतों पर क्या नहीं है, रोजगार उपलब्ध नहीं है। ये क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है, तथा इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। प्रचलित कीमतें कौन सी कीमतें होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मजदूर को कितना वेतन मिलना चाहिए, एक मिस्त्री या कारीगर को कितना वेतन मिलना चाहिए, या एक शिक्षित किसी पद पर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, ये प्रचलित कीमतें कहलाती है। हर एक व्यक्ति हर एक पद के लिए, हर प्रकार के रोजगार के लिए अलग अलग दरें निर्धारित होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो वो होती है प्रचलित कीमतें। उन कीमतों के ऊपर यदि किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए वो इच्छुक भी है, उसकी कैपेसिटी भी है, क्षमता भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको यदि रोजगार नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी आर्थिक व सामाजिक समस्या है, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। बेरोजगारी आर्थिक व सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी कैसी समस्या है, आर्थिक व सामाजिक समस्या है। मैंने नीचे नोट लगाकर लिखा है कि गरीबी केवल सामाजिक समस्या है। पॉवर्टी, गरीबी ओनली सामाजिक समस्या है, ओनली सामाजिक समस्या है, सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम है। यानी
जो बेरोजगारी है वो एक आर्थिक समस्या भी है तो सामाजिक समस्या भी है। जैसे इससे संबंधित ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है। बेरोजगारी निम्न प्रकार की समस्या है। 1 नंबर विकल्प दे दिया आर्थिक, 2 नंबर दे दिया सामाजिक, 3 नंबर दे दिया आर्थिक एवं सामाजिक और 4 नंबर दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर विकल्प सही होगा, आर्थिक व सामाजिक। इसी प्रकार जो गरीबी है वो केवल सामाजिक समस्या है। मैंने आप दोनों को कंपैरिजन करके अपने माइंड में इस कंसेप्ट को अच्छे से सेट कर सके, इसलिए मैंने दोनों को इसलिए लिख दिया है। पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है इसको भी मैंने नीचे नोट लगा के लिख दिया है। बेरोजगारी की गणना एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, पहले एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सीएसओ दोनों मिलकर, यानी एनएसएसओ कलेक्शन ऑफ डेटाज का काम करता था और सीएसओ इसको मतलब प्रेजेंट करता था जो भी डेटाज होते थे। लेकिन प्रेजेंट में एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रति 5 वर्ष में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की क्या करता है, गणना करता है। विद्वान साथियों, एनएसएसओ प्लस सीएसएसओ एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मिलाकर, दोनों का विलय करके 23 मई 2019 23 मई 2019 को दोनों का विलय करके एनएसओ फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, मतलब 2019 के बाद में न जाने कितनी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछ लिया गया, कम से कम 50 बार पूछ लिया गया इस प्रश्न को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन करते संगठन करते कंफ्यूज हो जाता है, जो भी कॉम्पिटिटिव होता है वो कंफ्यूज होकर उसको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेता है, जबकि होता क्या इसकी फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी 23 मई 2019 को। कब की गई थी 23 मई 2019 को इसकी स्थापना की गई थी एनएसएसओ प्लस सीएसओ का विलय करके, और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जो प्रति 5 वर्ष में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से रिलेटेड माप करता है और आंकड़े जारी करता है प्रति 5 वर्ष। कौन, एनएसओ, कौन, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रति 5 वर्ष में क्या करता है, बेरोजगारी की गणना करता है। एनएसओ की जो स्थापना 23 मई 2019 को की गई थी, एनएसएसओ प्लस सीएसओ का विलय करके इसकी स्थापना हुई थी और इसका वर्तमान जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। यह है विद्वान साथियों बेरोजगारी की परिभाषा, और बेरोजगारी कैसी समस्या है, सामाजिक और आर्थिक समस्या है। बेरोजगारी की गणना कौन करता है, एनएसओ करता है, और एनएसओ की फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस 23 मई 2019 को स्थापना हुई थी, और इसका जो एचओ है, हेड ऑफिस है, कहाँ है, दिल्ली। अब इसके आगे अपन अध्ययन करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। हाँ तो विद्वान साथियों, बेरोजगारी के प्रकार, साथियों बेरोजगारी कई प्रकार की पाई जाती है और यहाँ से मेजरली प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न आता है तो मोस्टली या तो पूछता है कि बेरोजगारी का मापन कौन करता है, या कितने समय के अंतराल पे करता है, बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है, या बेरोजगारी के कारणों में से प्रश्न पूछ लेता है, या फिर बेरोजगारी के प्रकारों में से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है या चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं। इसके संदर्भ में भी अपन चर्चा करते हैं। पहले बेरोजगारी के प्रकारों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, उसके बाद में यहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जाता है उसके संदर्भ में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कंट्रीज 2 टाइप के होते हैं, देश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकासशील देश और एक होता है विकसित देश। देश 2 प्रकार के हो गए, एक तो हो गया अपना विकासशील देश और एक हो गया अपना विकसित देश। विकासशील देश किसे कहते हैं, वह देश जिसमें व्यक्ति की सुख सुविधाओं को पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, या उसकी आप प्रौद्योगिकी मान लीजिए, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मान लीजिए, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान लीजिए, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के तौर पे आप देख लीजिए, उसका कंप्लीटली जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक वो डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, यानी विकासशील देश। एक होता है विकसित देश, जैसे अमेरिका है विकसित देश है, रसिया है विकसित देश है, और जैसे विकासशील देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इस प्रकार के जो कंट्रीज होते हैं वो विकासशील देश होते हैं। तो इनमें देखो बेरोजगारी को विकसित और विकासशील देशों के आधार पर 2 श्रेणियों में रख के अपन इसका अध्ययन करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से यह कंसेप्ट समझ में आएगा। विकसित देशों में बेरोजगारी देखो, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी।
सेकंड नंबर पे है आकस्मिक बेरोजगारी। थर्ड नंबर पे है घर्षण जनित बेरोजगारी या अनियमित बेरोजगारी। इसी प्रकार विकासशील देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और शैक्षिक बेरोजगारी। विद्वान साथियों, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी, इससे तात्पर्य है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें इंडस्ट्री में एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें मतलब जो मशीनीकरण है या इंडस्ट्रियल जो भी सिस्टम बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसमें सही व्यक्ति को सही जगह काम पर नहीं लगाया जाता है, या जो स्ट्रक्चर होता है वो सुनियोजित नहीं होता है। इस वजह से काम में सक्षम व्यक्ति को भी काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है वो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। या जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी चल रही है और धीरे धीरे इनोवेशन होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उस टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और वो जो मशीनें होती है वो बेकार हो जाती है, वो यूजलेस हो जाती है, वो मशीनें कोई उपयोग नहीं होता है। तो उन मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जाएगी। तो जहां पर उन मशीनों का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था, स्थापना की हुई थी, लगाई हुई थी, वो मशीनें यूजलेस हो जाएंगी, उन पर काम करने वाले जो व्यक्ति है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी की श्रेणी में आती है। आकस्मिक बेरोजगारी, जैसे कोविड-19 आया और सबको बेरोजगार कर गया, इमरजेंसी में आ गई बेरोजगारी, हैजा आ जाए, चेचक आ जाए, कोविड-19 आ जाए और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, यानी किसी भी जो आकस्मिक घटना कह सकते हैं अपन इसको, इमरजेंसी में कोई भी ऐसे इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों का रोजगार चला जाता है, ऐसी जो बेरोजगारी होती है वो क्या कहलाती है? आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। घर्षण जनित बेरोजगारी या अनियमित बेरोजगारी, कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना आप। घर्षण जनित बेरोजगारी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रोजगार कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, वहां से उसको कंपनी चेंज करनी है और वो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है। उस कंपनी को छोड़कर वो दूसरी कंपनी में चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए उसने आज काम छोड़ा, आज के 10 दिन तक उसको दूसरी कंपनी में रोजगार नहीं मिला, तो ये जो 10 दिन की अवधि है ये घर्षित बेरोजगारी कहलाएगी या घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री लगा रखी है और इसमें जो मशीनें थी पुरानी टेक्नोलॉजी की थी, इस मशीन को मुझे हटाकर नई मशीन लगाना है, 1 महीने का टाइम लग गया दूसरी मशीन स्थापित करने में। तो 1 महीने का जो टाइम पीरियड है ये घर्षण जनित या घर्षित बेरोजगारी कहलाएगी। घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाएगी या अनियमित बेरोजगारी कहलाएगी। या तो जैसे मशीन चेंज करे यानी नई टेक्नोलॉजी स्थापित करे पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर, तो उस समय जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति कहीं काम करता है और वो अपने काम को चेंज करने के लिए, स्थान चेंज करने के लिए मतलब दूसरे कार्य को चुनता है या दूसरी कंपनी को चुनता है, तो उस अवधि में वो बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? घर्षण जनित बेरोजगारी या अनियमित बेरोजगारी कहलाती है। यह है विद्वान साथियों विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी, समझ गए होंगे आप। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी, इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। आकस्मिक बेरोजगारी कोविड-19 की स्थिति में बेरोजगारी होगी। घर्षण जनित बेरोजगारी या अनियमित बेरोजगारी, यानी घर्षण जनित का मतलब जैसे अपन ने अभी समझ चुके हैं, ज्यादा अपनी क्लास लॉन्ग हो जाएगी बार बार रिपीट करने से। नेक्स्ट देखो, विकासशील देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति है, रहीम या मुकेश या कोई भी नाम का व्यक्ति है, गन्ने का ठेला लगाता है। आज गन्ने की आवक है और गर्मियों में जो उसकी डिमांड करते हैं लोग, तब तक उसके पास 2 महीने 3 महीने उसके पास में रोजगार है, और जैसे ये सीजन चली जाती है तो वो फिर से बेरोजगार हो जाता है। सब्जी की सीजन आई,
खेतों में काम करने वालों को 2 महीने 3 महीने रोजगार मिल गया, जैसे सीजन चली जाती है वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। इसी प्रकार जैसे बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर होते हैं जिनमें एक मौसम विशेष में लोगों को रोजगार मिल जाता है, जैसे वो मौसम या वो सीजन निकल जाती है उसके बाद में वो जो व्यक्ति होते हैं उसमें काम करने वाले वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। छुपी हुई या आदर्श या प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ही अच्छे से समझना, एग्जामिनर जो पेपर सेक्टर होता है यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। छुपी हुई आदर्श प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? मान लीजिए श्याम के पास एक खेत है, श्याम के पास एक खेत है, उसमें श्याम और श्याम की पत्नी काम करते थे। कुछ दिनों के बाद में श्याम का भाई विदेश से आ जाता है और वो भी उसमें काम करने लग जाता है, साथ में उसकी पत्नी भी उसमें काम करने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद में श्याम के 1-2 रिश्तेदार और आ जाते हैं, वो भी उसमें काम करने लग जाते हैं। जब श्याम और श्याम की पत्नी काम करते थे तब भी 10 क्विंटल अनाज होता था। श्याम का भाई और उसकी पत्नी काम करने लगे, मतलब 2 की जगह 4 व्यक्ति काम करने लग गए तो भी 10 क्विंटल अनाज ही होता है, और 10 व्यक्ति काम करने लगे तो भी 10 क्विंटल अनाज ही होता है। मतलब लोगों को तो ये दिखता है, गवर्नमेंट को तो ये दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति रोजगार में है, काम पे लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास में काम नहीं होता है। उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या शून्य छुपी हुई बेरोजगारी में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, सीमांत उत्पादकता जो दर है वो शून्य होती है, एकदम जीरो होती है। यानी श्रम शक्ति को अपन कितना भी बढ़ा दे लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो आदर्श बेरोजगारी कहलाती है। ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रश्न पेपर में कैसे आता है? निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र में देखने वाला सर्वाधिक बेरोजगारी का प्रकार है छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, आकस्मिक बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, छुपी हुई बेरोजगारी बोल दो, चाहे आदर्श बेरोजगारी बोल दो, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल दो, सभी एक ही प्रकार की बेरोजगारी है। यानी इसमें व्यक्ति खेत में 2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, 10 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, तो 50 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। और ये बेरोजगारी जो है मोस्टली गाँव में पाई जाती है। गाँव में जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है इसमें मोस्टली देखने को मिलती है। औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी में क्या होता है? वही प्रौद्योगिकी बेरोजगारी बोल दो या औद्योगिक बेरोजगारी बोल दो, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो पाई जाती है, मशीनों का सही तरह से उपयोग नहीं होना या पुरानी मशीन की जगह नई मशीन स्थापित करना, तो उस टाइम जो बेरोजगारी हो जाती है। या टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण, टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण मतलब जो लोगों की जो एफिशिएंसी है उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं होता है उद्योगों में। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। शैक्षिक बेरोजगारी, व्यक्ति लिटरेट है, काम करने के लिए प्रिपेयर भी है, उसकी एफिशिएंसी भी है, कार्य क्षमता भी है, इच्छा भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? शैक्षिक बेरोजगारी कहलाती है। तो विद्वान साथियों, हमने जो विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है और विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, इसके ऊपर अपने विस्तृत चर्चा की है। अब अपन अध्ययन करते हैं बेरोजगारी के कारण। देखिए विद्वान साथियों, बेरोजगारी के कारण। हाँ, तो बेरोजगारी के कारणों में देखिए विद्वान साथियों, बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं? इसके संदर्भ में मैंने 15-20 कारण लिखे हैं लगभग, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं बेरोजगारी के। मेजरली जो कारण अपने सामने आते हैं, और वैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बेरोजगारी का कौन सा कारण है या कौन सा कारण नहीं है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान से अपन समझते हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि, अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे स्पष्ट है कि बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, गरीबी भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है संसाधनों का सदुपयोग नहीं होना। जो भी रिसोर्सेज है उनका अपन सही तरीके से यदि उपयोग नहीं करते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए एक उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन उसको उपयोग करने वाला नहीं है, तो संसाधनों का सदुपयोग नहीं हुआ, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। यदि उनका सदुपयोग होता तो उद्योग लगाने वाला और उसके साथ में 100-200 लोगों को और भी रोजगार मिलता, तो बेरोजगारी दूर होती या कम होती।
उन्नत बीज व उपकरणों का उपयोग नहीं करना। उन्नत बीज व उपकरणों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में नहीं किया जाता है, इस वजह से बेरोजगारी पाई जाती है। यदि उन्नत किस्म के बीज और उपकरणों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा श्रम शक्ति उसमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाई जा सकती है और उस वजह से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। नेक्स्ट है पुरानी तकनीक। पुरानी तकनीक जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लो आप या इंडस्ट्रियल सेक्टर में देख लो, टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण जैसे एक मशीन है उसके ऊपर 100 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, 2 लोगों की पर्याप्त है। यदि ज्यादा लोग लगाएंगे तो प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रति इकाई लागत बढ़ने से उसका विक्रय का जो लेवल है, सेलिंग पावर या इकाइयां कम बिकने लग जाएगी और जो उद्योग है उसमें घाटा हो जाएगा। और यदि वहां पर अच्छी तकनीक की, न्यू टेक्नोलॉजी की यदि मशीन स्थापित की जाए तो 100 इकाई बनाने वाली 1000 इकाई बनाएगी, 2 आदमियों की जगह 30 आदमी को, 40 आदमी को रोजगार मिल जाएगा। तो पुरानी तकनीक होने की वजह से भी क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। श्रम शक्ति का आलस्यपन, काम करना नहीं चाहते हैं, लोगों के पास काम होता है कई बार लेकिन फिर भी काम करना नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो ये इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो भी बेरोजगारी का क्या कहलाता है, कारण कहलाता है। कौशल शिक्षा का अभाव, कौशल शिक्षा का अभाव यानी स्किल एजुकेशन नहीं मिल पाती है। जैसे मान लीजिए अपनी एजुकेशन जो सिस्टम चला हुआ है इंडिया का, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही निम्न स्तर का है। एक तरह से एजुकेशन में इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यदि लोगों को स्किल सिखाई जाएगी, काम करने का तरीका सिखाया जाएगा, उनमें आर्ट कलाकारी का डेवलपमेंट, गुणों का डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से वो नए नए उद्योगों की स्थापना करेंगे। नए उद्योगों की स्थापना करेंगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा, रोजगार अधिक मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगी, विदेशी मुद्रा का अपनी अर्थव्यवस्था में आवागमन बढ़ेगा और उससे अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और अपनी जो इंडिया का जो सुपर पावर का जो सपना हमने देख रखा है वो भी पूरा होगा। पूंजी का अभाव पाया जाता है, कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, लगाई किससे। उद्यमिता का अभाव, सभी संसाधन है लेकिन लगाने वाला जोखिम नहीं लेना चाहता है। उद्यमिता उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उद्यमी यानी कोई व्यवसाय करना चाहिए, कहने का मतलब कोई व्यक्ति यदि उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार प्रदान करता है तो वो क्या कहलाती है, उद्यमिता कहलाती है। तो उद्यमी नहीं बनना चाहते, सभी लोगों की ये इच्छा होती है कि हम तो नौकर बन जाए, कैसे भी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट नौकरी मिल जाए, बाकी ये नहीं चाहते कि मैं मालिक बनूं या खुद का उद्योग स्थापित करूं। तो इसका अभाव होने के कारण बेरोजगारी बढ़ती जाती है। जोखिम नहीं लेना, जोखिम नहीं लेना यानी कोई भी व्यक्ति जोखिम नहीं लेना चाहता, उद्योग स्थापित करेगा तो डर लगता है कि ना कहीं घाटा हो जाए, लॉस हो जाए, तो इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। संसाधनों का वितरण सही नहीं होना, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित करना चाहता है, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर संसाधन बहुत सारे हैं लेकिन उनको यहाँ से अपन यहाँ लाने में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो वितरण का सिस्टम होना चाहिए, वो वितरण का सिस्टम नहीं है। इस वजह से क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। आपूर्ति श्रृंखला सही नहीं होना, वही संसाधनों की बात आ गई कि आपूर्ति श्रृंखला सही नहीं है, संसाधनों का जो वितरण प्रणाली है या जो सप्लाई सिस्टम वो ठीक नहीं, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। श्रम शक्ति का आलस्यपन ये तो अपन कर चुके हैं। औद्योगिक पिछड़ापन होता है, यानी उद्योगों में जो पुरानी घिसी-पिटी टेक्नोलॉजी उसी का इस्तेमाल करते जाते हैं, जिससे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लेवल डाउन होता है। प्रोडक्शन लेवल डाउन होता है तो प्रति इकाई लागत भी ज़्यादा आती है, श्रम शक्ति भी वहाँ पर कम लग पाती है, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती जाती है। अनावश्यक सरकारी नियंत्रण, अनावश्यक सरकारी नियंत्रण क्या होता है कि अनावश्यक सरकारी नियंत्रण लगा दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित करना चाहता है लेकिन उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको बहुत सारी मतलब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथ ही ये जो अपन भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही वाला टॉपिक भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, जो पॉइंट है अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और भ्रष्टाचार, यानी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ेगा और इसके अलावा जैसे वहाँ पर जो अफसर वगैरह बैठे रहते हैं, क्लर्क वगैरह बैठे रहते हैं, वो उससे मोटी मात्रा में जो है रिश्वत लेते हैं। इस वजह से वो व्यक्ति उद्योग स्थापित नहीं कर पाता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आ जाता है।
इन्फ्लेशन होता है कि जैसे वस्तुओं तो कम होती है और उसमें उसको खरीदने वाली ज़्यादा होती है, उनके पीछे मुद्रा अधिक दौड़ती है। मुद्रास्फीति की सरल परिभाषा क्या होती है कि कम वस्तुओं के पीछे अधिक मुद्रा का दौड़ना मुद्रास्फीति कहलाती है। तो मुद्रास्फीति के कारण जो होता है, कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाना चाहिए तो उसमें जो भी कच्चा माल वगैरह होती है, मशीनें होती है, उनकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, उस वजह से प्रति इकाई लागत भी ज़्यादा आती है। प्रति इकाई लागत ज़्यादा आती है तो वो वस्तु ये बिकती नहीं है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेल नहीं होता। सेल नहीं होता है तो उद्योग मतलब बंद हो जाता है, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती जाती है। तो श्रम शक्ति उसमें लगी हुई होती है, जो लोग उसमें काम करने वाले होते हैं वो बेरोजगार वापस से हो जाते हैं। विदेशी अर्थव्यवस्था से भी नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ही अच्छा और सटीक उदाहरण समझाऊं, और यहाँ से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि आने वाले समय में हम जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो भी काम करने वाले जो कामदार है उनसे हम सामान खरीदेंगे और जो हमारी अर्थव्यवस्था इसको मजबूत करेंगे। जैसे मान लीजिए जो कलाकार होते हैं दीपक बनाते हैं, दीपावली के त्यौहार पे लोग दीपक खरीदने के बजाय जो चाइना से जो भी प्रोडक्शन आता है, जो भी सामान आता है उसको खरीद लेते हैं, जिस वजह से जो दीपक होता है वो बिकने के बजाय जो दूसरी अर्थव्यवस्था से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं से जो भी सामान आता है वहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और अपना वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो वो बिकना ज़्यादा प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का जो सामान होता है वो कम बिकता है, इस वजह से भी कई बार क्या होता है बेरोजगार हो जाते हैं लोग काम करने वाले, और इस वजह से क्या हो जाती है बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो विद्वान साथियों ये हैं बेरोजगारी के मेजर रीजंस, और इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं बेरोजगारी के माप का आधार या बेरोजगारी का माप कैसे किया जाता है। विद्वान साथियों बेरोजगारी माप का आधार, बेरोजगारी माप का आधार और फिलिप्स वक्र का अपन अध्ययन एक अलग क्लास में करेंगे। इनके लगभग 20 मिनट की क्लास बनेगी, अभी ये क्लास थोड़ी लॉन्ग हो रही है। तो बेरोजगारी से रिलेटेड अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्लास लगभग 25-30 मिनट की हो चुकी है। ज़्यादा लॉन्ग क्लास होने पर थोड़ी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी, फिर उपयुक्त नहीं रहेगी। देखिए विद्वान साथियों, बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बेरोजगार आबादी बटेवा कुल श्रम शक्ति। बेरोजगार आबादी या बेरोजगार श्रम शक्ति भी अपन लिख सकते हैं बटेवा कुल श्रम शक्ति इंटू 100। ये बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसके साथ ही आदर्श बेरोजगारी, इसकी खोज सबसे पहले 1936 में जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में आदर्श बेरोजगारी की क्या की थी, खोज की थी। आदर्श बेरोजगारी जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में आदर्श बेरोजगारी की खोज की थी। आदर्श बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जैसे मान लीजिए अपन 2 व्यक्ति लगकर काम कर रहे थे तो भी 10 क्विंटल अनाज हो रहा था, जैसे अपन ने समझा था 5 व्यक्ति लग गए तो भी 10 क्विंटल, 100 व्यक्ति लग गए तो भी 10 क्विंटल। तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो शून्य होता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। आदर्श बेरोजगारी में, मौसमी बेरोजगारी में, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी में, शैक्षिक बेरोजगारी में। तो आंसर अपना होगा आदर्श बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ गए। घर्षण जनित बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी पाई जाती है। घर्षण जनित बेरोजगारी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काम चेंज करता है उस अवधि में वो बेरोजगार हो जाता है, या फिर नई मशीन स्थापित की जाती है उस अवधि में वहां पर काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो घर्षण जनित बेरोजगारी विकसित देश में जहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है वहां भी ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसे क्या कहते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी एक विकसित देश में देखने को मिल जाती है, तो वो है घर्षण जनित बेरोजगारी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी से संबंधित कार्य करने के लिए बल दिया गया था, गरीबी दूर करने के लिए। 6ठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर बल दिया गया था। विशेष रूप से ध्यान देना है, ध्यान रखना है, माइंड में सेट कर लेना। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण से संबंधित, 6ठी पंचवर्षीय योजना बेरोजगारी दूर करने से संबंधित या बेरोजगारी निवारण से संबंधित। 6ठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे हैं NREP है, ट्राइजम है, RLGP है, चलाए गए थे। बेरोजगारी से निपटने के लिए 1973 में भगवती कमेटी बनाई गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बेरोजगारी निवारण से संबंधित है। तो 4 कमेटियों का नाम दे देते हैं, तो इसमें भगवती कमेटी जो है बेरोजगारी निवारण से संबंधित कमेटी है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार प्राप्ति को कानूनन अधिकार मनरेगा एक्ट 2004 से दिया गया है। रोजगार प्राप्ति को यानी प्रति व्यक्ति पर एक व्यक्ति को 100 दिन जो रोजगार वाली जो योजना जैसे आप सभी को विदित है मनरेगा योजना है, और अभी तो इसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा 125 डेज 125 दिन कर दिया गया है। कौशल आधारित 50 मिलियन रोजगार लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का रखा गया था।
कौशल आधारित 50 जो आधारित 50 मिलियन रोजगार देने का जो लक्ष्य है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। हाँ तो विद्वान साथियों, ये पॉइंट्स आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब 2-3 पॉइंट और है जिनको अपन और देख लेते हैं साथ ही। हाँ तो विद्वान साथियों, ये 1-2 पॉइंट जो रह गए थे वो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो 2016-17 से आपको थोड़ा सा लाइट पड़ने की वजह से दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2016-17 से बेरोजगारी के आंकड़े तिमाही आधार पर जारी होने लग गए हैं या जारी करने लग गए हैं। एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2016-17 से बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं तिमाही आधार पर जारी होने लग गए हैं या जारी करने लग गए हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी, एक बेरोजगारी 2 प्रकार, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जैसे अलग अलग पुस्तकों में बेरोजगारी को कई आधारों पर बांटा गया है, तो अनिवार्यता और ऐच्छिकता के आधार पर बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐच्छिक बेरोजगारी यानी ऑप्शनल, आप रोजगार में भी रह सकते हैं तो बेरोजगार भी रह सकते हैं। तो इसमें देखिए आप रोजगार उपलब्ध है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। कहने का मतलब आप चाहो तो काम करो और चाहो तो नहीं करो, तो ऐसा जो ऑप्शन जहां मिलता है वो ऑप्शनल बेरोजगारी कहलाती है, यानी ऑप्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसे कह सकते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी या अनिवार्य बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी या अनिवार्य बेरोजगारी, यानी अनिवार्य रूप से बेरोजगार रहना ही पड़ेगा, आप चाहकर भी काम नहीं ले सकते, चाहकर भी रोजगार नहीं मिलना अनैच्छिक या अनिवार्य बेरोजगारी कहलाती है। तो विद्वान साथियों, बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी की गणना कौन करता है या माप कौन करता है, एनएसओ करता है प्रति 5 वर्ष। बेरोजगारी के कारण क्या क्या है, बेरोजगारी के प्रकार जो भी है, जैसे प्रौद्योगिक बेरोजगारी है, सक्रिय बेरोजगारी, अनियमित बेरोजगारी, और इसके अलावा जैसे प्रच्छन्न दर से बेरोजगारी जो भी है, यानी जितने भी प्रकार है, ज़्यादा लॉन्ग होगा, अपना वीडियो फिर से चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आप इनको अच्छे से समझना। और अपन ने प्रत्येक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ब्रॉडबैंडली टच करते हुए हर एक कंसेप्ट के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की है। और इसके बाद में बेरोजगारी से रिलेटेड 2 कंसेप्ट बच गए हैं। एक तो फिलिप्स वक्र है, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलिप्स वक्र। और एक अपना रह गया है बेरोजगारी की गणना का आधार। तो ये लगभग 15 मिनट की क्लास होगी, तो अगली क्लास में इसको करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास बहुत ही अच्छे से पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विद्वान साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके और मेरा भी मनोबल बढ़े और आप उत्साहवर्धन करें। सभी विद्वान साथियों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।